अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास एसक्यूएल के अंदर करैक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस कौन कौन से हैं, ये किस तरह से काम करते हैं और हमें कहाँ कहाँ इन फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास करैक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन में पहला फंक्शन कौन सा है। सबसे पहले है हमारे पास कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है इकट्ठा करके लिखना, मिलाकर लिखना। यानी अगर किसी भी जगह पर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम मुख्तलिफ़ कॉलम्स की वैल्यूज़ को एक जगह पर इकट्ठा करके लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन किस तरह से लिखा जाता है, या इसका सिंटैक्स क्या है, तो इसके लिए हम सबसे पहले फंक्शन का नेम लिखते हैं, जो कि हमारे पास है कॉन्कैट। कॉन्कैट का फंक्शन हमसे 2 वैल्यूज़ लेता है इनपुट के तौर पे और हमें सिंगल रिज़ल्ट रिटर्न करता है। इन 2 वैल्यूज़ में हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, या हम एक स्ट्रिंग, एक कॉलम या दोनों कॉलम को भी पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम 2 डिफरेंट कॉलम्स को कंबाइन करके एक सिंगल रिज़ल्ट की शक्ल में देखना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम कॉन्कैट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्यूरी को हम किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे सिलेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे कॉन्कैट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई नेम, उसके बाद लिखता हूँ जॉब फ्रॉम एम्प। अब कॉन्कैट के फंक्शन ने क्या किया कि ई नेम और जॉब की वैल्यूज़ को कॉन्कैट कर दिया है। सो मेरे पास यहाँ पर स्मिथ और क्लर्क एक साथ लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर तो इस फंक्शन का कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इसी रिज़ल्ट को एक और तरीके से लिखें तो हमें इसका फ़ायदा क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि सिलेक्ट ई नेम कॉमा कॉन्कैट, उसके बाद मैं यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू स्ट्रिंग पास करता हूँ कि वर्किंग एज कॉमा। अब इसके बाद अगर मैं जॉब लिख देता हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास बहुत यूज़फुल है कि जहाँ पे मैं एम्प्लॉय का नेम, उसके बाद वर्किंग एज, उसके बाद उसकी जॉब शो करना चाहता हूँ। तो अब मेरे पास ये रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा कि स्मिथ वर्किंग एज क्लर्क, एलिन वर्किंग एज सेल्समैन। अगर मैं चाहता हूँ कि स्मिथ और वर्किंग एज के दरमियान जो डिस्टेंस है ये भी ख़त्म हो जाए, यानी स्मिथ वर्किंग एज क्लर्क ये भी एक साथ इकट्ठा लिखा हुआ नज़र आए, तो उसके लिए मैं कॉन्कैट फंक्शन को एक अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके लिए मैं कॉन्कैट फंक्शन को 2 दफ़ा इस्तेमाल करूँगा। मैं लिखूँगा सिलेक्ट कॉन्कैट। अब यहाँ पर मैं कॉन्कैट का फंक्शन लिखूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा ई नेम कॉमा, उसके बाद मैं लिखूँगा वर्किंग एज कॉमा, बंद कर दूँगा। अब ये मेरे पास एम्प्लॉय का नेम रिटर्न करके उसके बाद वर्किंग एज एक साथ लिख देगा ये कॉन्कैट का फंक्शन। ये इतना फंक्शन जो है वो इस दरमियान वाले डिस्टेंस को ख़त्म कर देगा। सो स्मिथ वर्किंग एज एक साथ लिखा हुआ आएगा इस कॉन्कैट के फंक्शन से। अब उसके बाद ये जो बाहर वाला कॉन्कैट का फंक्शन है ये क्या करेगा कि स्मिथ वर्किंग एज इस वैल्यू के साथ कलर को शो करेगा। तो ये मैं आउटर फंक्शन को कॉन्कैट एज फर्स्ट आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ और उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट एज जॉब पास कर रहा हूँ। सो ई नेम और वर्किंग एज एक साथ ये कॉन्कैट का फंक्शन कर देगा और उसके बाद जॉब इस सारे के साथ कॉन्कैट कर देगा ये आउटर फंक्शन। अब अगर मैं लिखता हूँ फ्रॉम एम, तो मेरे पास अब एक साथ लिखा हुआ आ गया है स्मिथ वर्किंग एज क्लर्क, एलिन वर्किंग एज सेल्समैन। अब इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारे पास एक टेबल के अंदर हमने फ़र्स्ट नेम अलग कॉलम के अंदर सेव किया होता है
और लास्ट नेम अलग कॉलम के अंदर सेव किया होता है। इवन हम मोबाइल फ़ोन के अंदर जब किसी का कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं तो उसमें भी हमारे पास फर्स्ट नेम का कॉलम अलग पूछा जाता है और लास्ट नेम का कॉलम अलग पूछा जाता है। मगर जब हम कोई कॉन्टैक्ट सेव कर लेते हैं उसके बाद रिजल्ट के अंदर हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो कंकैटिनेटेड फॉर्म के अंदर एज सिंगल रिजल्ट शो होता है। आपने सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल देखा होगा जब आप फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपसे फर्स्ट नेम की वैल्यू अलग कॉलम में ली जाती है और लास्ट नेम की वैल्यू अलग कॉलम में ली जाती है। मगर जब आप अपना प्रोफाइल देखते हैं तो उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंकैटिनेट करके लिखा गया होता है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे हमसे वैल्यूज़ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की अलग अलग ली जाती हैं, मगर रिज़ल्ट के अंदर हमें दोनों वैल्यूज़ कंकैटिनेटेड फॉर्म के अंदर इकट्ठा करके शो की जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे कॉन्कैट का फंक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। कॉन्कैट के फंक्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है SUBstr। SUBstr बेसिकली एब्रीवेशन है सब स्ट्रिंग की। फंक्शन का नाम लिखते हैं हम SUBstr। काम करता है ये कि सब्ट्रैक्ट करता है स्ट्रिंग को। किसी एक स्ट्रिंग में से कुछ नंबर ऑफ करैक्टर्स आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए SUBstr का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। SUBstr हमसे 3 आर्गुमेंट्स लेता है जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे SUBstr। उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर हम फर्स्ट आर्गुमेंट के अंदर वो कॉलम लिखेंगे या स्ट्रिंग लिखेंगे जिसमें से हम कुछ करैक्टर्स सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद जो सेकंड आर्गुमेंट हम लिखेंगे वो पोजीशन होगा कि किस पोजीशन से हम करैक्टर्स को सब्ट्रैक्शन करना शुरू करेंगे। उसके बाद जो थर्ड आर्गुमेंट है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ करैक्टर्स हैं कि हमने कितने करैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा सिलेक्ट ename, उसके बाद SUBstr, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ename। सेकंड करैक्टर से सब्ट्रैक्शन शुरू हो ename के और टोटल 3 करैक्टर सब्ट्रैक्ट हों फ्रॉम emp। तो मेरे पास SUBstr के फंक्शन ने ename के सेकंड करैक्टर से, सेकंड करैक्टर m था, सेकंड करैक्टर से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट की और 3 करैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया MIT। सो ये मेरे पास 3 करैक्टर सब्ट्रैक्ट हो गए इस स्ट्रिंग में से। इसी तरह से मेरे पास एलन है तो एलन के अंदर सेकंड करैक्टर L है, यहाँ से 3 करैक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो L, L एंड E, ये 3 करैक्टर सब्ट्रैक्ट होकर मेरे पास रिजल्ट के अंदर आ गए हैं। इसी तरह से मेरे पास वर्ड है तो वर्ड के अंदर मेरे पास सेकंड करैक्टर A है, तो 3 करैक्टर्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A, R एंड D, ये 3 करैक्टर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हुए हैं। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम किसी स्ट्रिंग से भी करैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सिलेक्ट SUBstr। यहाँ पर मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी लिख सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम ही लिख देता हूँ। अब इसमें से अगर मैं सिर्फ फर्स्ट नेम जो है वो सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं पोजीशन लिखूँगा 1। मुझे पोजीशन 1 से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करनी है और मुझे जो टोटल नंबर ऑफ़ करैक्टर्स सब्ट्रैक्ट करने हैं, मेरे फर्स्ट नेम के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ करैक्टर्स 5 हैं। सो मैं 5 करैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद फ्रॉम ड्यूअल, एम्प नहीं लिखना हमने, अब यहाँ पर हम ड्यूअल लिखेंगे। अब इस तरह से मैं SUBstr की मदद से अगर मेरे पास इस तरह से नाम जो है वो कंबाइंड फॉर्म के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइंड लिखा है तो मैं इस SUBstr के फंक्शन की मदद से फर्स्ट नेम को सेपरेट भी कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट फंक्शन है InStr का। InStr का फंक्शन हमसे 2 पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स लेता है, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर होता है वो स्ट्रिंग जिसमें से हमने कोई करैक्टर सर्च करना है या फाइंड करना है, और सेकंड आर्गुमेंट होता है वो करैक्टर जिसको हमने फाइंड करना होता है। इसमें हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो पोजीशन मिलती है उस करैक्टर की जिसको हम फाइंड कर रहे थे, उस स्ट्रिंग में वो किस पोजीशन पर एग्जिस्ट करता है। अगर तो वो उस स्ट्रिंग में मिल जाएगा तो उसकी पोजीशन रिटर्न होगी,
अगर नहीं मिलेगा तो फिर हमारे पास पोजीशन 0 की शक्ल में रिटर्न होगी। और अगर हमारे पास मल्टीपल अकरेंसेस हैं, यानी कि एक से ज़्यादा दफ़ा वो करैक्टर उस स्ट्रिंग में आया है, तो हम अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें उसकी फ़र्स्ट अकरेंस चाहिए या उसकी सेकंड अकरेंस चाहिए। और इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि जो सर्च स्टार्ट हो वो फर्स्ट करैक्टर से ही सर्च स्टार्ट हो या सेकंड करैक्टर से हो या थर्ड करैक्टर से हो। लेकिन ये दोनों पैरामीटर्स जो हैं, ये दोनों आर्गुमेंट्स जो हैं, ये दोनों ऑप्शनल हैं। हम लिखेंगे तो भी फंक्शन काम कर जाएगा, अगर हम नहीं लिखेंगे तो भी फंक्शन काम करेगा। सो लेट्स सपोज कि मैं हर एक एम्प्लॉय के नेम में ए का लेटर फाइंड करना चाहता हूँ कि किस एम्प्लॉय के नेम में ए का लेटर किस पोजीशन पे है। तो उसके लिए मैं क्यूरी लिखूँगा सिलेक्ट ई नेम इन str ई नेम। मुझे करैक्टर फाइंड करना है ए का ई नेम्स में से फ्रॉम एम्प। तो अब मेरे पास ए का करैक्टर जो है वो स्मिथ के अंदर किसी पोजीशन पे भी नहीं है, सो हमारे पास वैल्यू 0 रिटर्न हुई है। एलिन के अंदर मेरे पास ए का करैक्टर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। वार्ड के अंदर मेरे पास जो ए का करैक्टर है वो सेकंड पोजीशन पे है। जॉन्स के अंदर ए का करैक्टर किसी भी पोजीशन पे नहीं है। मार्टिन के अंदर मेरे पास ए जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। ब्लेक के अंदर मेरे पास जो ए है वो थर्ड पोजीशन पे है। तो इस तरह से इन str का फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कॉलम की वैल्यूज़ में से हमें इस करैक्टर को फाइंड करना है। हम 2 आर्गुमेंट्स पास करके भी रिज़ल्ट मालूम कर सकते हैं, और हमारे पास 2 एक्स्ट्रा या ऑप्शनल आर्गुमेंट हैं जो हम सेकंड आर्गुमेंट के बाद लिख सकते हैं। उसमें हमारे पास क्या होगा कि हम लिखेंगे सिलेक्ट ई नेम इन str। मुझे ई नेम में से मालूम करना है, ए करैक्टर को मालूम करना है, जो सर्च स्टार्ट हो इस करैक्टर की वो सेकंड पोजीशन से स्टार्ट हो। सो अगर किसी एम्प्लॉय के नेम में फर्स्ट करैक्टर ए है तो वो रिज़ल्ट रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये थर्ड आर्गुमेंट 2 का मतलब ये है कि ई नेम में ए का जो करैक्टर है वो सेकंड पोजीशन से सर्च इसकी स्टार्ट हो, और मुझे इसकी फ़र्स्ट अकरेंस चाहिए। यानी कि अगर एम्प्लॉय के नेम में सेकंड पोजीशन के बाद पहला जो ए आएगा उसकी पोजीशन चाहिए। अगर मैं सेकंड टाइम किसी के नेम के अंदर सेकंड टाइम ए आ रहा है और मैं उसकी पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा। और अगर किसी नेम के अंदर 3 दफ़ा ए आता है और मुझे तीसरे ए की पोजीशन चाहिए तो मैं यहाँ पर 3 लिखूँगा। सो मुझे यहाँ पर फर्स्ट ए की पोजीशन चाहिए कि सेकंड करैक्टर से सर्च स्टार्ट होगी और फर्स्ट करैक्टर जहाँ पर ए मिल जाएगा उसकी पोजीशन शो हो जाए फ्रॉम एम्प। सो यहाँ पर अब मेरे पास कहीं पे भी पोजीशन 1 नहीं आएगी क्योंकि मैंने सर्च ही सेकंड करैक्टर से स्टार्ट किया है। सो एलिन के अंदर ए है तो सही, लेकिन वो फर्स्ट करैक्टर है, जबकि सर्च सेकंड करैक्टर की से स्टार्ट होने की वजह से एल से सर्च जो है वो स्टार्ट हुई है। सो यहाँ से सेकंड करैक्टर से आगे कहीं पे भी ए मौजूद नहीं है, यहाँ पे सेकंड करैक्टर है। इसी तरह से ब्लेक में सेकंड करैक्टर से सर्च स्टार्ट हुई तो थर्ड पोजीशन पे मेरे पास ए मिल गया है। क्लार्क के अंदर भी मेरे पास थर्ड पोजीशन पे ए मौजूद है। तो इस तरह से हम इन str के फंक्शन की मदद से किसी करैक्टर को किसी स्ट्रिंग में फाइंड कर सकते हैं। उसकी पोजीशन हमें ये रिटर्न करता है कि वो करैक्टर किस पोजीशन पर मौजूद है। लेंथ फंक्शन की मदद से हम किसी भी स्ट्रिंग या कॉलम के अंदर कितने नंबर ऑफ़ करैक्टर्स हैं वो मालूम कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे हर एक एम्प्लॉय के नेम की लेंथ मालूम करनी है तो उसके लिए मैं लिखूँगा सिलेक्ट ई नेम लेंथ, उसके बाद लिखूँगा ई नेम। अब ये सिंगल आर्गुमेंट पास करता है और हमें नंबर्स की शक्ल में बताएगा कि ई नेम के अंदर कितने करैक्टर्स हैं फ्रॉम एम्प। मेरे पास यहाँ पर स्मिथ जो है इसके अंदर 5 करैक्टर्स हैं, एलिन के नेम के अंदर 5 करैक्टर्स हैं, वार्ड के नेम के अंदर 4 करैक्टर्स हैं,
जॉन्स के नेम के अंदर 5 करैक्टर हैं। सो इस तरह से तमाम एम्प्लॉयज़ में से हर एक एम्प्लॉय के नेम के अंदर कितने करैक्टर्स हैं, लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए हम ये मालूम कर सकते हैं। लास्ट फंक्शन जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है पैडिंग का फंक्शन। पैडिंग के हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक को हम एल पैड कहते हैं, दूसरे को हम आर पैड कहते हैं। पैडिंग का फंक्शन क्या करता है कि हम इसमें बताते हैं कि हमें टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स कितने शो होंगे, फिर हम उसके अंदर एक कॉलम सिलेक्ट करते हैं, उस कॉलम की वैल्यूज़ में से हमें जितने करैक्टर्स मिल जाते हैं उतने शो हो जाएंगे। जो बाकी करैक्टर्स बच जाएंगे उसकी जगह पर वो करैक्टर शो होगा जो हम इस फंक्शन को पास करेंगे। सो मिसाल के तौर पे आप एल पैड का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए टोटल करैक्टर्स की तादाद 10 बता देते हैं और एक कॉलम बता देते हैं कि जिसमें से आप वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं। अब उस कॉलम में अगर किसी जगह पर 3 वैल्यूज़ या 3 नंबर्स रिटर्न होते हैं तो बाकी 7 कॉलम्स जो बच जाएंगे, ये 7 वैल्यूज़ या 7 डिजिट की वैल्यूज़ जो बच जाएंगी उसकी जगह पर वो करैक्टर शो होगा जो आपने इस कॉलम को पास किया होगा। इसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट ई नेम, उसके बाद हम लिखेंगे एल पैड, सैलरी के कॉलम में 10 डिजिट्स शो होने चाहिए, जो डिजिट मिसिंग हो उसकी जगह पर मुझे डॉलर का सिंबल शो हो जाए। फ्रॉम एम्प, अब मेरे पास इस फंक्शन ने क्या किया कि सैलरी का कॉलम सिलेक्ट किया, उसके अंदर से वैल्यूज़ रिटर्न की, टोटल 10 डिजिट्स पूरे करने थे, जो वैल्यूज़ रिटर्न हो आई वो डिजिट माइनस हो गए, जो बाकी डिजिट्स बच गए 10 में से उनकी जगह पर डॉलर शो हो गया है। सो 10 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए 3 डिजिट्स तो हमें इस कॉलम से मिल गए और बाकी 7 डिजिट की जगह पर डॉलर शो हो गए। इसी तरह से यहाँ पे हमें 4 डिजिट्स जो हैं वो इस कॉलम की वैल्यू से मिल गए हैं और बाकी 6 डिजिट्स जो रह गए थे उसकी जगह पे डॉलर शो हो गया है। आप डॉलर की जगह पर कुछ और शो करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ सिलेक्ट ई नेम एल पैड सैलरी, इस टाइम मैं कहता हूँ 7 डिजिट्स शो हों और जो डिजिट्स मिसिंग हों उसकी जगह पर मुझे हैश शो हो जाए फ्रॉम एम्प। अब 7 डिजिट्स कंप्लीट करने हैं, जो जितने डिजिट्स कॉलम से रिटर्न हो जाएंगे ठीक है, जो बाकी बच जाएंगे 7 पूरे करने के लिए उनकी जगह पे मुझे हैश शो हो रहा है। सो इस तरह से हम आर पैड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि एल पैड को हम मोस्टली न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ यूज़ करेंगे और आर पैड को हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास करैक्टर वैल्यूज़ के साथ शो हो, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज़ राइट अलाइन होती हैं। सो लेफ़्ट साइड से हम इनको अक्सर अलाइन करते हैं और करैक्टर वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड से बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन होती हैं, आप राइट साइड से इनको अलाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आर पैड यूज़ करेंगे और न्यूमेरिक के साथ हम एल पैड का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे जिसके आंसर आपको यहीं पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपके सामने ये एक रिज़ल्ट शो हो रहा है। अब आप डिसाइड करें कि आप क्या क्यूरी लिखेंगे कि ये रिज़ल्ट आपके पास शो हो जाए। अगर आप ये क्यूरी लिखेंगे तो आपके पास यही रिज़ल्ट आएगा जो यहाँ पे आपको नीचे शो किया गया है।
अगर आप ये क्यूरी लिखेंगे तो आपके पास यही रिज़ल्ट आएगा जो यहाँ पे आपको नीचे शो किया गया है। सो होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।